देखें लास्ट क्लास में हमने भाग 4 और भाग 5 स्टार्ट किया, भाग 4 कंप्लीट कर लिया था, भाग 5 स्टार्ट किया था। भाग 5 में यूनियन या संघ के बारे में पढ़ना है। संघ में हमें संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संघ की, इनके बारे में पढ़ना था। ठीक है, देखते हैं कौन सा चल रहा था, भाग 5। और भाग 5 क्या था, यूनियन। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। आर्टिकल कहाँ तक हुए थे, जो भी 3-4 ही आर्टिकल हुए थे जहाँ तक हमें याद है ना, समझते हैं। हमने लिखवाया था आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक या संघ का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, 52 में। और साथ में एक और चीज़ लिखी थी उसमें कि भारत का प्रथम, संघ का प्रथम नागरिक भी कौन होगा, राष्ट्रपति। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द यूनियन भी कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। क्लियर। आर्टिकल नंबर 53 में क्या लिखा है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका हेड कौन होगा, या किस, राष्ट्रपति होगा। एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब हेड 2 टाइप से होते हैं, एक होता है डी ज्यूरो, एक होता है डिफेक्टो। मतलब एक होता है संवैधानिक रूप से तो वो कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक रूप से कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। संवैधानिक रूप से कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक में कौन है हेड, प्रधानमंत्री। वास्तविक में ऐसे है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी बेस पे सब चल रहा है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, पीएम, इसलिए। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लिए इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल का प्रावधान हो जाएगा। वो किसमें, आर्टिकल नंबर 54 में। और कौन कौन वोट डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो एमएलए और एमपी, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं डालेंगे। फिर आता है कौन सा, आर्टिकल नंबर 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन सी प्रोसेस है, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसके तहत जो है वो राष्ट्रपति की वोटिंग होती है, एमपीज की, एमएलएज की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, काउंटिंग होती है, सब चीज़ें मिला के फिर जो नंबर जो 50% प्लस एक वोट से निकलता है वो राष्ट्रपति बनता है। इसमें ये नहीं है जैसे अपने यहाँ चुनाव होते हैं, मान लो आपके गांव की वोटिंग, या आप मान लो विधायक का चुनाव है, वोटिंग है मान लो 5 लाख की, 10 लाख की वोटिंग है, आप मान लो, ठीक है, 5 लाख या 10 लाख की वोटिंग है, 5 लाख कोई भी नहीं लो, 5 लाख की वोटिंग है मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। 5 लाख की वोटिंग में से मान लो आप लोगों के कैंडिडेट खड़े हुए 5 या 6, ठीक है, तो एक कैंडिडेट को मिले कितने वोट, 1 लाख, एक को मिले 50,000, एक को मिले 80,000, 8 5 23 हो गए, एक को मिले 70,000, एक को मिले 90,000, कितने हो गए, 9 और 7 16 और 8 24 और 5 29 10 39, एक को मिले 11,000। 6 कैंडिडेट खड़े हुए थे मान लो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब आप देखोगे इनमें से सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले, ए को। अच्छा 5 लाख का 1%, 5 लाख में से अगर 1 लाख वोट मिले मतलब 20% वोट किसे मिले हैं, 5 लाख में से 1 लाख रुपए का अगर परसेंटेज निकालोगे तो 20% ही तो हुए। 1 लाख रुपए 5 लाख में से, या 1 लाख वोट 5 लाख में से कितने हुए, 20%, ठीक है। तो आप देख रहे हो ए को कितने परसेंट वोट मिले, 20%, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, ए को, तो ए जीत जाएगा इतने में। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति में क्या होता है, सबसे कम वोट किसे मिले, एफ को। तो अच्छा इसमें चॉइस बननी पड़ती है कि हम पहले नंबर पे राष्ट्रपति, मान लो जो एफ वाला था उसमें चुना था कि हम पहले नंबर पे एफ को देखना चाहते हैं और दूसरे नंबर को डी पे और तीसरे वाले पे बी को देखना चाहते हैं। अब ये तो हार गया, तो इसके जो सेकंड और थर्ड वाले होंगे तो इसके वोट किसको दे दिए जाएंगे, कुछ इसको और कुछ इसको। अब 11,000 वोट में से मान लो 5,000 इसके पास चले गए और 6,000, तो अब इसके वोट कितने हो गए, 55,000, और इसके कितने हो गए, 76,000, ठीक है। अभी भी देखो तो 1 लाख, फिर 55,000, 80,000, 75,000। अब सबसे कम वोट किसके पास है, 55, इसके कट जाएंगे। अब इसके जो वोट है वो बाकी लोगों को जो चॉइस है उसको ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे करके लास्ट में सिर्फ कितने लोग बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे। उन दोनों में से जिसके भी 50% प्लस 1 वोट हो जाएंगे वो जीत जाएगा।
इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि 50% प्लस एक वोट होंगे तभी जीतेगा, जबकि MP या MLA इसके कहा जिसके सबसे ज़्यादा वोट हो जीत गया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 50% प्लस एक वोट चाहिए होगा तभी आप मान जाओगे। इसलिए कहते हैं हम सिंगल। और फिर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर करना, मतलब क्या है, अगर आपका कैंडिडेट हार गया तो आपके वोट किसी और को जो दूसरी और तीसरी चॉइस होगी उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, है ना, ये होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि क्या आप लोग उपराष्ट्रपति चुनते हैं अपना? नहीं, आपके चुने हुए MP और MLA, आपने सांसद चुना या आपने विधायक चुना, अब वो लोग किसके लिए वोट डालेंगे? राष्ट्रपति के लिए। तो अप्रत्यक्ष ही तो है। क्या द्रौपदी जो बनी है अभी मुर्मू जी, उनके लिए आपने वोट डाले? नहीं, आपके द्वारा चुने का जाना। तो इनडायरेक्ट सिस्टम है, ये होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। इसकी वजह से होता है, इसकी पूरी प्रोसेस है तो हम वीडियो बना के डाल देंगे, उससे हो जाएगा। काफ़ी बहुत लंबी है कि पहले 15,000 रुपये देके फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ जाएगी? पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट जाने के बाद उसको 50 से अनुमोदित होना चाहिए, 50 से प्रस्तावित होना चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और अगर आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, उसके बाद चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, आपके 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन मान लो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता तो आपके 15,000 रुपये लौटाए नहीं जाएंगे। प्लस आपको किसी एक मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए सेंट्रल लेवल की, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कर सकते हैं, ठीक है। फिर होती है MLA की वोट काउंटिंग। तो MLA की वोट काउंटिंग कैसी होती है? जितनी जनसंख्या है वो, जितने MLA वो, और इंटू 1000 नीचे, उससे आती है MLA की वोट वैल्यू। फिर MLA की टोटल वोट वैल्यू अपॉन MP, उससे निकलती है MP की वोट वैल्यू। फिर इन सबको ऐड किया जाता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, और फिर जाके ये सिंगल ट्रांसफरेबल वाला काम चलता है, तब जाके होता है, ठीक है। हम डाल देंगे कभी बना के, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। हाँ, हो सकते हैं भाई, एक ही खड़ा होगा तो फिर तो निष्पक्षता से जीत ही जाएगा ना, वो निर्विरोध जीत जाएगा, फिर तो कोई विरोध ही नहीं है उसका, समझ रहे हैं? ऐसा होता है। क्लियर है? अब समझते हैं अगला। इसके बाद आर्टिकल नंबर 55 तक हो गया था ना। इसमें टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और या इसके पहले बता दो, या इसके पहले कभी भी अपना रिजाइन या रेजिग्नेशन किसको? उपराष्ट्रपति को देके अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 57। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया, री इलेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ री इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकता है चुनाव जीतने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 में क्या लिखा हुआ है? अहेरताएं। राष्ट्रपति पद के लिए अहेरताएं, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी से वर्ड यूज होता है। मतलब आपके पास क्या क्या हो तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहली बात तो क्या है? भारत के नागरिकों, है ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो आपके पास, ठीक है। यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, होना ही पड़ेगा। इसके अलावा
35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो आप, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में आप ना हो, ठीक है, सरकारी मास्टर हो, राष्ट्रपति बनना है तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लोकसभा की सदस्य बनने की सारी अर्हताएं रखते हो। है ना, हो नहीं, सिर्फ रखते हो सारी, ठीक है, ऐसा है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहती है, प्रावधान उसके लिया गया और 6 वर्ष के लिए बनता, कौन सा राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए बनता? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता, ठीक है। ये प्रावधान उससे ना, ये किसने कह दिया? 5 इयर्स प्लान जो है वो लिया गया है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, एक तो राष्ट्रपति का पद कि राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से है? अमेरिका से। राष्ट्रपति जो बनाया जाएगा वो चुनाव से बनाया जाएगा, ये भी कहाँ से है? अमेरिका से। अब वो चुनाव का प्रोसेस क्या होगा कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ 15,000 रुपये फीस दे के, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, है ना, फिर 50 से अनुमोदित हो, 50 से प्रस्तावित हो, फिर आपका एक्सेप्ट होगा, एक मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट हो, फिर एमएलए की वोट काउंटिंग होगी, फिर एमपीज की वोट काउंटिंग होगी, इनकी वोट की वैल्यू क्या है, फिर सिंगल ट्रांसफर इनडायरेक्ट वोट सिस्टम के तहत आपका चुनाव का पूरा प्रोसेस होगा। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 59 ना लिख के 60 लिखो। आर्टिकल नंबर 60, इसमें क्या है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI कहाँ होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में होंगे भाई। चीफ लिखे दे रहे हैं हम। लिख लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हिंदी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होगा तो सबसे जो वरिष्ठ होगा वो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61, इसमें क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग शब्द सिर्फ किसके लिए बना है? सिर्फ, बाकी सबके लिए हटाया जाना। सुप्रीम कोर्ट को उसके पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, गवर्नर को हटाया जाना, लेकिन राष्ट्रपति को हटाया जाने को कहा जाता है महाभियोग। तो महाभियोग जो इम्पीचमेंट वर्ड है सिर्फ किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है, ठीक है। और बस ये इसकी प्रोसेस क्या है कि किसी भी सदन से 1/4 मतों से या वोट से आप इनिशियल अपना पद छोड़ने के लिए, पोस्ट छोड़ने के लिए उसको एडवांस नोटिस दे सकते हो, ठीक है, कि ये है भाई आपके। अगर वो पद खुद छोड़ दे तो महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। पद नहीं छोड़ता 2 दिन के अंदर तो फिर दोनों सदनों से 2/3 मतों से अगर बिल पास होगा तभी जाके आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। क्लियर? ऐसा है। और जिस टाइम पे राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है उस टाइम पे राष्ट्रपति की साइड से जो वकील होता है वो कौन होता है? AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। वही होता है जो राष्ट्रपति का केस लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 63, इसमें क्या है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64,
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be the ex officio chairperson of the। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑफलाइन क्लास में तो हम करते हैं, बीच में हम डायलॉग डिलीवरी नहीं करते, वो मूवीज़ के डायलॉग वायलॉग होते हैं तो हम बोलते रहते हैं, तो हमारा माइंड भी फ्रेश बना रहता है थोड़ा सा, है ना। अब रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ा सा नहीं करते कि पता नहीं क्या ही दिमाग लगा लोगे। नहीं, आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास से ट्रीट किया हो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चल रही तो बोलना नहीं है, सवाल नहीं पूछे, कुछ भी पूछ लो, ऐसा नहीं, खुल के पूछो खूब, क्या समस्या है। जैसे नॉर्मली पढ़ते हो ऑफलाइन वाले वैसे ही पढ़ लो, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है इसका ये नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे वैसे ही रहते हैं, ये होना भी चाहिए। आर्टिकल नंबर कहाँ तक हुए थे? 64 तक। आर्टिकल नंबर 65 ही लिख लो। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार in absence of president the vice president will do his अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका काम कौन संभालेगा? अब राष्ट्रपति दो तरीके से नहीं हो सकता है, या तो टेम्पररी ना हो या परमानेंट हट जाए। परमानेंट कब हट जाएगा? जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई उसी पेशेंट की तो परमानेंट हट गया, या महाभियोग लग के हटा दिया गया तो परमानेंट हट गया, या उसने खुद अपना रिजाइन दे दिया तो हट गया। परमानेंट कैसे हो सकता है? बीमार हो सकता है कि फॉरेन टूर पे गया हो, हाँ विदेश यात्रा पे गए नहीं है 4-5 दिन के लिए, और उस टाइम पे तो कौन है? राष्ट्रपति संभालेगा। तो दो टाइप से होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। जिस टाइम पे टेम्परेरी संभाल रहा होता है उस टाइम पे तो वेतन किसकी मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट की मिलती है सारी फैसिलिटीज। लेकिन जिस टाइम पे परमानेंट वाला चला गया उस टाइम पे तो फिर राष्ट्रपति की मिलने लगती हैं, ऐसा होता है। क्लियर? टन देखो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर सॉरी क्या नहीं, ठीक है चलता है। आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का चुनाव। अच्छा, इसका चुनाव भी किसके तहत होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान, इसके तहत होता है चुनाव। इसके चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इसके सदस्य, अगर हम सिर्फ सदस्य लिख रहे हैं
इसका मतलब ये है कि निर्वाचित वाले भी आएंगे और दोनों आएंगे। क्यों हम सिर्फ निर्वाचित के तो निर्वाचित आते हैं, मनोनीत के तो मनोनीत आते हैं। हमने लिखा सदस्य, तो निर्वाचित भी सदस्य होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, दोनों ही आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति वाले में सिर्फ कौन आते हैं? निर्वाचित इलेक्टेड वाले। इसमें दोनों, इसमें विधानसभा नहीं है, वहाँ पे विधानसभा भी थी, ठीक है, तो ये अंतर होता है। क्लियर? इसी में अहर्ताएँ लिखी हैं। अहर्ताएँ सेम है सबकी, क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की। और नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। एक और है जो इसको थोड़ा सा प्रेसिडेंट से अलग करता है, वो है राष्ट्रपति के पद के लिए आप सारी की सारी आयताएं किसकी फॉलो करोगे? लोकसभा की। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए किसकी करोगे? राज्यसभा की। इतना अंतर है, ठीक है। तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी आयताएं रखता हूँ, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं बस। राज्यसभा के एक सेकंड दिख रहा है, हाँ ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने की सारी अहर्ताएं रखता, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 67, इलेक्शन हो गया, अब आएगा कार्यकाल, टेन्योर of the vice उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और इसी में इसको हटाने की प्रक्रिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 69, 68 नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 69 में क्या लिखेंगे हम? उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ। ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? कुछ भी। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट दिलवाता है। क्लियर? याद रखना भाई, शपथ के क्वेश्चन, एज के क्वेश्चंस ये ज्यादा आते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स। आर्टिकल तो कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं है। उपराष्ट्रपति शपथ ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन दिलवाता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति कौन दिलवाता था? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 72 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान, पार्डन पावर ऑफ दी, राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बहुत सारे पेपर्स में आया है, ठीक है। खूब सारे स्टार ला देना आर्टिकल नंबर 72 में, ठीक है। और राष्ट्रपति का क्षमादान क्या है? किसी की भी फांसी को माफ़ कर सकता है, किसी की भी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है, किसी की उम्र कैद की सज़ा को और कम कर सकता है, किसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है उसके आचरण को देखते हुए। तो ये सारी पावर सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, याद रखना। मूवी देखी होगी फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उसे फांसी सजा माफ़ करवाते हैं उसकी, क्या नाम है, परेश रावल की। मूवीज़ देखा करो, बहुत सारी चीज़ जानकारी को मिलती है ना। नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 74, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? संघ का
मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? पीएम, प्रधानमंत्री हो। क्लियर? यहां तक फिर सुनना। राष्ट्रपति का समाधान 72 में, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा, इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 74 के तहत। क्लियर? अब लिख लें। चलो देखो, हो गया? समझ में आया? किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो भी। डाउट होता ही नहीं, हम पढ़ाएंगे डाउट होगा ही नहीं, और तुम पढ़ोगे तो भी डाउट नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ते हो इसलिए डाउट होता है। और ऐसा ही है। अरे बेझिझक पढ़ो। देखो हम बताएं, सही बात, ज्ञान की बात है जो कि हम रोज देते ही हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा देते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा कम दे देते, इतना सा अंतर है। ज्ञान की बात ये है कि जैसे आज पढ़ने का मन नहीं है ना, लेकिन तो मत पढ़ो, आज मत पढ़ो, बस एक दिन का ही है। यानी कि तुम सोचो महीने पढ़ने को नहीं, तो महीने में नहीं पढ़ रहे, वो नहीं। आज बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगे नहीं पढ़नी, तो आप वो करो जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है। उससे क्या होगा? आपका मन ठीक हो जाएगा, और जैसे ही मन ठीक हो जाएगा कल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और में नहीं है तो कहीं और निकल जाओ आसपास। अरे कितनी जगह तो हैं भाई, ये यहाँ पे शिला घाट वगैरह है, ठीक है, पानी वानी आजकल तो अच्छी खासी बाढ़ भी आई हुई है वहाँ पे। पानी से दूर रहना, लेकिन है ना, उसके ज़्यादा वो नहीं करना है। तो ये चीज़ें तो कर ही सकते हो। तो एक आध दिन का चल जाता है। आप सोचो महीने भर मूड ठीक नहीं है वहाँ, तब तक तुम्हें अगली पंचवर्षीय पे पेपर दोगे तुम, पता चला तब तक पेपर आ गया, अगले पंचवर्षीय में दे रहे हो। और वैसे ही सरकार का एक बार पेपर निकलता है, फिर तो एसएससी वगैरह के अलावा, यूपीएससी के अलावा ये टीचिंग एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम 14 में हुआ, तब से अब आया है। उसमें भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। भाई बिल्कुल कराएंगे, इस बार करवाया है तो फिर करवाई क्यों रहे पैड का? इसीलिए है ना, ये है। तो पढ़ लो, नौकरी ले लो, निकल लो। ज्ञान नहीं चाहिए ज़्यादा, क्या दो, सिर्फ इतना ले लो, इतने से ज्ञान से नौकरी लग जाए। ज़्यादा ज्ञान का क्या करोगे? हाँ, अगर पढ़ाना वगैरह है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो फिर तो आपको नॉलेज बहुत गेन करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ ये कि जॉब मिल जाए आराम से, फिर उसके बाद लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अभी दो चीज़ों में मेहनत करनी है, नौकरी पाने के लिए और नौकरी में। फिर एक ही रह जाएगी कि नौकरी पाने के लिए नहीं है, फिर नौकरी में ही करनी है अकेली। ऐसा होता है। बोलिए, देखो कहाँ तक हुए था? आर्टिकल नंबर 74 तक। आर्टिकल नंबर 75, 75, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? करेगा। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो यहाँ पर लिखना है पीएम, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर also appointed by the president on the advice of PM। ठीक है। तो एक बार प्रधानमंत्री का क्या चुनाव होता है? प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। भाई सांसद का चुनाव होता है। मोदी जी भी तो कहीं सांसद हैं, उन्हीं सांसदों का एक हेड होगा उस ग्रुप का, उसको क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, सांसद का MP का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री क्या होती है? तो याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है।
प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री का पद किस में है? 75 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल का नंबर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्याय। लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, सुनना, यहाँ क्या लिखा है वर्ड? न्याय। और न्याय देने का काम किसका होता है? जज का होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसका होता है? जज का होता है। मतलब इसकी पोस्ट लगभग किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर है ना? ये होगा। तो ये कौन होगा? तो ये है हाईएस्ट लॉ, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? AGI होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। हाईएस्ट भी लगा लो। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? ये। अच्छा सुना, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल में जितनी भी होते हैं पद, उन सबकी नियुक्ति 90% की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीधा याद रख लो, रफली। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसकी वेतन डिसाइड कौन करेगा? रिटेनर कहा जाता है, वो भी राष्ट्रपति। इसको शपथ कौन दिलवाएगा? वो भी राष्ट्रपति। क्लियर? सारे काम कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। नेक्स्ट देखें, आर्टिकल नंबर 78। क्या हो? क्वेश्चन है? नहीं है, होगा ही नहीं। आर्टिकल नंबर 78, इसमें क्या लिखा है? प्रधानमंत्री, क्या हो गया? प्रधान ही लग गया, अब मंत्री की लग रहा था। कोई बात नहीं, गलती हुई, आई एम सॉरी। देखो, प्रधानमंत्री अपने कार्यों का संज्ञान किसको करवाएगा? राष्ट्रपति को बताएगा कि हम भाई ये काम करने जा रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो प्रेसिडेंट से तो पूछा गया होगा ना कि भाई हम ज़्यादा सेना को भेजें या ना भेजें। फिर बिना सेना की बिना राष्ट्रपति की सेना कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ, बस यही है। और नहीं, कौन सा? ट्रेस ना हो, करता हूँ। तो बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास। कल आपने देखा पट से तोड़ दिया हमें। कल देखा, कल वो न्यूज़ आई है कि करीब करीब RBI बैंकों से 9.21 करोड़ रुपए गायब है ब्लैक मनी में। बहुत पैसा है। नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी अभी इस टाइम पे दुनिया के नंबर 2 पे आ गए ना, 2 पे आ गए ना, नंबर 2 पे, 2nd रैंक पे हैं। उनके पास 2.5 से 3 लाख करोड़ का कर्जा है बैंकों का, वो नहीं चुका रहा। अडानी। तो ऐसा है, गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको बना देगी। सबके पास है पैसा सिवाय पब्लिक के। तुम्हें नौकरी नहीं देंगे 40,000 की, दूसरे लोगों को 2 लाख करोड़ का लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी नहीं देंगे 18,000 रुपये, 110 हो गए, गारंटी हो जाता। चाहे 3 सीट आती, चाहे 5 आती, तो भी हो जाता। लगता है बस ये ठीक है, होता है। देखो खैर वो हाथ में भी नहीं। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 79। इसमें क्या है, किसके बारे में? पार्लियामेंट या फिर, और हमने संसद का प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट में कितनी बॉडीज होंगी? 3। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन ये भी आया है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होगा वो संसद का अभिन्न अंग होगा, मतलब प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर, कि संसद का ही भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल नंबर
80। इसमें क्या है, तीनों कहाँ, नहीं इनका तो अलग अलग है। क्वेश्चन आएगा संसद किस आर्टिकल में, 79। और ये किस में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा सॉरी संसद का अभिन्न अंग होगी, ये भी 79 में। इनकी कंपोजिशन का आएगा अगर तो अलग है। ये लिखा है राज्यसभा की संरचना, तो ये ठीक है, ये है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की संरचना में क्या होता है देखो, पहले सबसे पहले तो ये कैसा सदन है, अरे कैसा सदन है, उच्च सदन है। इसके चुनाव कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। कितनी उम्र चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, ये है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, कृपया करके बोर्ड पे देखें। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में कितनी है, ये है वर्तमान में, एट प्रेजेंट है, अरे एट प्रेजेंट। और 245 में से 233 कैसी हैं, निर्वाचित, और 12 कैसी हैं। और ये मनोनीत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, लिखवाया हुआ है आयरलैंड से। और निर्वाचन का साउथ अफ्रीका से। और ये 12 मनोनीत करता कौन है, राष्ट्रपति। हमने बोला जो भी मनोनीत होंगे सेंट्रल पे वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा मैक्सिमम। लिख लें, ठीक है। राज्यसभा के बारे में और समझेंगे कल क्या है, उच्च सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। प्रत्येक 6 वर्ष में 6 वर्ष क्या होता है, कार्यकाल होता है इनका, और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तरह से सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, ये होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष, सबका 5 वर्ष है। राज्यसभा का 6, यूपीएससी के चेयरमैन का 6, फाइनेंस कमीशन का 5, केग का 6, ऐसा होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम सीट कितनी है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245। निर्वाचित 230, मनोनीत 12। इसका प्रावधान आयरलैंड से, इसका प्रावधान साउथ अफ्रीका से, लिखा हुआ है आपके नोट्स में। अब इसमें से कोई किसी को कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और बस बाकी का कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या, क्योंकि क्या तुम राज्यसभा का सांसद चुनते हो जिसमें तुम वोट नहीं करते, जिसमें जनता वोट नहीं करती, वो सारे चुनाव कैसे हैं भाई, आप या तो विधायक चुनते हैं या सांसद चुनते हैं। हाँ, क्या कोई राज्यसभा का सदस्य सुनता है, क्या राज्यसभा का सदस्य सुनते हो तुम लोग, नहीं चुनते। क्या एमएलसी चुनते हो, जो एमएलसी बनते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो होते हैं विधायक, वो चुनते हो, वो भी नहीं चुनते। तो जो आप लोग नहीं चुनते, आपके द्वारा चुने गए मेंबर्स चुनते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे अप्रत्यक्ष होते हैं। जो डायरेक्टली आप चुन रहे हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, डायरेक्टेड। ठीक है, ऐसा हो गया। कोई और क्वेरी, डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन? हाँ, क्या मेंबर, हाँ, बट इसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आप विधायक, सांसद तो या मनोनीत होना पड़ेगा आपको। भाई एमएलसी तो होते हैं, इसका भी वो है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स कहाँ से होंगे बता दिया। देखो इसमें जो होगा वो नहीं, इस कल समझाएंगे, इसके बारे में डिटेल में ही समझा देंगे कल हम, ठीक है पूरा।